पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि बेसिक कंसेप्ट्स क्या-क्या होते हैं इनकम टैक्स के, वो हमने पढ़े थे पार्ट 1 में, ठीक है? आज ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट्स में हमने क्या पढ़ा था कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, इनकम क्या होती है, इनकम टैक्स क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी बेसिक कंसेप्ट्स में। ये भी बेसिक ही है, इन डिटेल आगे भी वीडियोज़ करेंगे, लेकिन आप सीरीज़ वाइज़ वीडियो देखना ताकि आपको क्लियर होते जाएँगे पॉइंट्स। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमारी लायबिलिटी क्या होती है टैक्स की पेमेंट करने के लिए, कि कौन-कौन से पर्सन्स लायबल होते हैं या फिर कैसे होता है कि हमें टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है। हेड्स कौन-कौन से होते हैं इनकम के, यहाँ पे 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं और कौन से स्टेप्स हैं, प्रोसीजर कौन-सा है कैलकुलेट करने के लिए इनकम टैक्स को, कि हमें कितना टैक्स पेमेंट करना है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इन कुछ चीज़ों को आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। So without delay स्टार्ट करते हैं। Hi everyone, this is प्रियंका बिश्नोई and welcomes you all to my YouTube channel. So बिना डिले के हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि लायबल कौन है टैक्स की पेमेंट करने के लिए। कैसे लायबिलिटी हमें पता चलती है कि हमें टैक्स की पेमेंट करनी है या फिर नहीं करनी है। कोई भी पर्सन जिसकी इनकम एक्सीड कर जाए प्रिस्क्राइब लिमिट, यानी कि जो भी एग्जम्पशन लिमिट जो होती है इनकम टैक्स के अंदर, जैसे कि ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या दी गई है, अगर 60 साल से कम का कोई भी पर्सन है तो उसकी 250 दी गई है। 60 टू 80 ईयर्स का कोई पर्सन है, उसको जिसको हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं, उसके लिए 3 लाख रखी गई है। और 80 प्लस ईयर्स के जिनको हम सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं उनके लिए 5 लाख रखी गई है। ये था हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम, ये थे एग्जम्पशन लिमिट हमारी ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से। अगर न्यू टैक्स रिजीम की अगर मैं बात करूं तो वो क्या कर दिया कि कोई एज बेनिफिट नहीं मिल रहा उसमें, जैसे कि ये करा है ना कि एग्जम्पशन लिमिट 60 टू 80 है तो 3 लाख कर दी है, 80 प्लस है तो 5 लाख कर दी है, इंडिविजुअल्स है तो 2.5 लाख है यहाँ पे। तो न्यू टैक्स रिजीम में कोई एज बेनिफिट नहीं मिल रहा आपको, सीधा 3 लाख तक आपकी क्या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होगी कि 3 लाख से अगर आपने नीचे की इनकम की है 1 ईयर में, तो जो भी हमारा असेसमेंट ईयर होता है, प्रीवियस ईयर में जो भी हमने इनकम अर्न की है वो 3 लाख से कम है तो आप एग्जम्पशन हो। उसमें क्या स्लैब रेट दिए गए हैं, 3 से जैसे 6 का दिया गया है, उसमें जो 5% दे रखा है, ऐसे काफ़ी स्लैब्स रेट्स हैं, उनको भी हम डिटेल में पढ़े आगे आगे हम पढ़ेंगे। 6 से 9 लाख के लिए क्या है, 10% दिया गया है। 9 से अगर मैं 12 करी जाऊँ तो 15% है। ऐसे मतलब काफ़ी सारे स्लैब रेट्स हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो अगर मैं मोटा मोटी कहना चाहूँ तो जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, जो भी हमारी लिमिट बताई गई है, उससे अगर हमारी इनकम एक्सीड कर जाएगी तो हमें इनकम टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर क्या आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी है कि क्या बताता है कि चाहे हमारी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम हो, लेकिन कुछ टाइम्स के लिए कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, आईटीआर तो हमें फाइल करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई फॉरेन इनकम हो गई है, टीडीएस हो गया है, तो उसके लिए हमें आईटीआर फाइल तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों रिजीम के अंदर, चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम हो और चाहे न्यू टैक्स रिजीम हो, हमें क्या होगा कि रिबेट हमें मिल जाएगा। फुल टैक्स रिलीफ होता है इनकम के अंदर, डिडक्शंस जो हम डिडक्ट करते हैं, डिडक्शंस कैसे होती है वो स्टेप्स के अंदर हम आगे समझेंगे कि कैसे डिडक्शंस को हम डिडक्ट करते हैं। जो डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम होते हैं ना, हेड्स ऑफ इनकम जो है उनमें से हम डिडक्शंस को डिडक्ट करते हैं, फिर हमारी टैक्सेबल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वो पहले क्या था कि अगर हमारी टैक्सेबल इनकम जो हमारी टोटल इनकम थी वो अगर 5 लाख से या तो 5 लाख हो या 5 लाख से कम थी तो वो था, तो हमें रिबेट मिलती थी उसके अंदर 12,500 के लिए, ठीक है, ओल्ड में। वहीं पे अगर मैं न्यू की बात करूं, 7 लाख तक की हमारी इनकम, जो अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक है, टोटल इनकम जो भी है, टैक्सेबल इनकम जो हमारे 7 लाख तक की है या फिर उससे कम है, तो वहां पर हमें 25,000 का हमें क्या मिल रहा है, रिबेट मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। तो अब हमें इससे ये तो पता चल गया कि लाइबल कौन है टैक्स की पेमेंट करने के लिए। कौन लाइबल होता है, जिस किसी पर्सन की भी जो इनकम है ना, वो एग्जम्पशन लिमिट से अगर क्रॉस कर जाती है तो वो पर्सन लाइबल होगा टैक्स की पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं इनकम टैक्स चार्ज करने के लिए जो बनाए गए हैं, इनकम टैक्स रिलेटेड जो हमें बताते हैं। इनकम टैक्स ये क्या बताता है कि ये फाइनेंस एक्ट से डिटरमाइन होता है हर साल। फाइनेंस एक्ट
अगर मैं बात करूं तो मतलब जब बजट पास होता है, हम बोलते हैं कि बजट पास हुआ है हर साल, जैसे न्यू बजट पास होता है, चाहे उसके अंदर हम टैक्स की पेमेंट कैसे कर रहे हैं, चाहे तो ओल्ड टैक्स सिस्टम को फॉलो करके कर रहे हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो कर रहे हैं, या फिर न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बिहाफ पे क्या होता है कि हमारे इनकम टैक्स को हम डिटरमाइन करते हैं, उसके बिहाफ पे हम इनकम टैक्स की पेमेंट करते हैं। फिर क्या आता है कि इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स ऑन द इनकम। ये एनुअल टैक्स कैसे है, क्योंकि हर साल हम पेमेंट कर रहे हैं, हर एनुअल ईयर हम इसकी पेमेंट कर रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली अगर मैं बताऊं तो जैसे 31 जुलाई को जो लास्ट डेट थी आईटीआर फिलिंग की 2024 टू 2025 ईयर के लिए, तो वो उस टाइम पे आईटीआर की फिलिंग हुई थी। तो मतलब कि हर साल हम एनुअली टैक्स की पेमेंट करते ही हैं। एनुअल टैक्स होता है, यानी कि जैसे कि 1 टू 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो हमारा असेसमेंट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर जो भी होता है, ठीक है। इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर तो आपको पता चल ही गया होगा, जैसे कि अभी अगर मैं मानूं 2025 चल रहा है, 2025 से 2026 जो अभी जो करंट में ईयर चल रहा है, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा असेसमेंट ईयर। कैलकुलेट असेसमेंट ईयर में हम इनकम कौन सी ईयर की करेंगे, प्रीवियस ईयर की। तो प्रीवियस ईयर हम क्या लेके चलेंगे, 2024 टू 2025, ये हमारा प्रीवियस ईयर था। इस ईयर में हमने कितनी इनकम अर्न की है, और वो इनकम अगर हमारी एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो हमें टैक्स की पेमेंट नहीं करनी, अगर वो उससे ज़्यादा है तो फिर उसके लिए हमें टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। वो भी डिफरेंट स्लैब्स के हिसाब से, वो 5% में आ रहा है, 10 में आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है, अलग अलग हेड्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये यही बात बोलता है कि इनकम जो हमने अर्न किया प्रीवियस ईयर में, यानी कि 2024 टू 2025 में जो भी हमने इनकम अर्न की है, वो टैक्सेबल होगी असेसमेंट ईयर में, यानी कि अभी जो ईयर चल रहा है, ठीक है, 2025 टू 2026 में। एक और क्या बोलता है कि इनकम टैक्स जो है वो रियल इनकम पे ही चार्ज होगा, हाइपोथेटिकल इनकम पे चार्ज नहीं होगा। रियल इनकम मतलब कि जो दिख रही है कि हाँ भी ये रियल इनकम है, ऐसे नहीं मान के चलेंगे कि हाँ हमें इनकम होगी या हुई थी, ऐसा नहीं। रियल इनकम जो रिकॉर्ड्स में हमने रिकॉर्ड की है, वो वाली चीज़। टैक्स लायबिलिटी डिपेंड करती है रेजिडेंशियल स्टेटस पे। रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये तो इन शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि ये रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। लेकिन इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैलकुलेट करते हैं। ये प्रिंसिपल्स बता रही हूँ कि टैक्स लायबिलिटी जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ये भी डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आता है कि टैक्स लायबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करती है। रेजिडेंट 2 टाइप्स के होते हैं, रेजिडेंट होता है और एक नॉन रेजिडेंट होता है। रेजिडेंट कौन सा होता है, जो इंडिया के अंदर है, जो इंडिया का रेजिडेंट है वो होता है। जैसे कि चाहे वो बाहर जाएगा तो भी उसकी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, चाहे वो इंडिया में है तो भी उसकी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। वहीं अगर मैं नॉन रेजिडेंट की बात करूँ तो नॉन रेजिडेंट में क्या आ जाएगा कि जो इंडिया का पर्सन नहीं है लेकिन वो इंडिया के अंदर क्या है, आया है, उसने कुछ इनकम अर्न की है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट के अंदर 2 टाइप्स होते हैं, ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी। इसको भी हम इन डिटेल में आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि हमारी टैक्स लायबिलिटी रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करती है। हेड्स ऑफ इनकम की अगर मैं बात करूं तो टैक्सेबल इनकम जो है वो 5 हेड्स के अंदर डिफाइन किए गए हैं। फर्स्ट हेड क्या है कि सैलरी से, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम from business and profession, profits and gains of business and profession, and income from capital gain and income from other sources। ये 5 heads of income है। इनके अंदर अलग अलग इनकम डिफाइन की गई है कि सैलरी में कौन कौन सी आती है, हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन सी आती है, पीजीबीपी में कौन सी आती है, कैपिटल गेन में अलग आती है और अदर सोर्सेज में अलग आती है। अदर सोर्सेज में वो आएगी जो इन चारों के अंदर जो इनकम नहीं आ रही ना, वो इनकम हमारी अदर सोर्सेज के अंदर आएगी। तो टैक्सेबल इनकम इन 5 हेड्स के अंदर डिवाइड की गई है। इनके बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, हमारी टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है प्रोसीजर की। ये जो टैक्सेबल इनकम जो मैंने बताया है, ये 5 हेड्स को हम सेपरेटली अच्छे से इन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप जान लो कि टैक्सेबल इनकम जो है वो 5 हेड्स में क्लासिफाई की गई है। अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं कि इनकम टैक्स को हमें कैलकुलेट करने के लिए कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। वैसे तो ये स्टेप्स मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, लेकिन मोटा मोटी बताऊं तो ये बहुत ही ईजी वे में हम इसको
कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम होगा कि हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस हम डिफाइन करेंगे कि वो इंडियन है यानी कि रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो हम यही डिफाइन करेंगे। अगर वो रेजिडेंट है तो हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो कैसे कैलकुलेट करनी है, रेजिडेंट है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, और नॉन रेजिडेंट है तो हमें कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कि उसकी इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो सबसे पहले हमें उसका रेजिडेंशियल स्टेटस पता होना चाहिए कि वो कौन है, रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। बाकी जो आगे इसके टाइप्स है उसके बिहाफ पे। सो पहला स्टेप तो यही होगा। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ग्रोस टोटल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। ग्रोस टोटल इनकम को कैलकुलेट करने का मतलब कि जितने भी 5 हेड्स ऑफ इनकम है, ठीक है, उन सभी को ऐड ऑन कर लेंगे। आप ये स्टेप क्या कर सकते हो, या तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि जो हमारी सैलरी से इनकम आई है, पीजीबीपी से आई है ना, हाउस प्रॉपर्टी से आई है, और कैपिटल गेन से आई है, या फिर अदर सोर्सेज से आई है। इसमें या तो हम क्या करें कि इन सभी से जो भी हमें इनकम गेन हुई है इधर ही टोटल करते हैं, या हम क्या कर सकते हैं कि इनसे जो हमें डिडक्शंस मिल सकती है ना, सैलरी से, पीजीपीपी की, एचपी की, कैपिटल गेन की, या फिर अदर सोर्सेज की, जो भी हमें डिडक्शंस है वो भी हम यहाँ पे माइनस करके आगे ऐड ऑन करके चल सकते हैं, या फिर पहले हम इन सभी इनकम्स को यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, इन सभी इनकम को ऐड ऑन करने के बाद में जो भी एग्जम्पशंस है, एग्जम्पशंस हमें कौन कौन सी मिल गई है कि पार्टली एग्जम्पशन है कुछ, या फिर फुल्ली एग्जम्पशन है कुछ, वो भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो उनको हम ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस कर देंगे। वेट अ मिनट, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करेंगे। दूसरा क्या होगा, ग्रॉस टोटल इनकम हम कैलकुलेट कर लेंगे टोटल हेड्स को करने के बाद में। तीसरा हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एग्जम्पशंस को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि हम डिडक्शंस को अप्लाई कर देंगे। हम डिडक्शंस इस स्टेप में भी अप्लाई कर सकते हैं, जो ग्रॉस टोटल इनकम को जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें भी माइनस करके हम अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। डिडक्शंस कौन सी है, जो हमें 80C से 80U की जितनी भी डिडक्शंस जो हमें मिलती है वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम डिडक्शंस ले लेंगे, उसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स के रेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्स का रेट अप्लाई करेंगे कि हमारी इनकम 2.5 लाख है कि हम ओल्ड से कर रहे हैं या फिर न्यू से कर रहे हैं। ठीक है, वो स्टेप हमारा होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम रिबेट अप्लाई करेंगे कि हमें कितना रिबेट मिल रहा है अंडर सेक्शन 87A। रिबेट की अमाउंट क्या थी, ओल्ड के अंदर क्या थी रिबेट की अमाउंट, ओल्ड के अंदर कितनी थी कि अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है या फिर 5 लाख तक है तो हमें 12,500 मिलेगा, और न्यू में कितनी है 7 लाख है ना, 7 लाख है या फिर 7 लाख से कम है तो हमें 25,000 मिलेगी रिबेट। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, रिबेट ले लेंगे। उसके बाद में रिबेट अप्लाई कर दिया, रिबेट अप्लाई करने के बाद में हम सरचार्ज को ऐड कर देंगे। सरचार्ज क्या है कि अगर हमारी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो हम सरचार्ज उसके अंदर अप्लाई करेंगे, उसको सरचार्ज को ऐड कर देंगे। सरचार्ज अलग अलग रेट किया गया है सरचार्ज का, कुछ सरचार्ज के 10% में आ रहे हैं, कुछ 37% में आ रहे हैं। 10 to 37 की रेंज के अंदर के सरचार्ज अप्लाई होते हैं, उनको भी हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे। ये मोटा मोटा मैं बता रही हूँ आपको। फिर हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को अप्लाई कर देंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जैसे कि हमें पता है 4% है, उसको हम एड ऑन कर देंगे। फिर हम रिड्यूस करेंगे एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीटीएस, रिलीफ जितने भी हमें हैं उन सभी चीज़ों के हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और फिर जो हमारी अमाउंट आएगी वो फाइनल टैक्स की पेमेंट की क्या हमारे पास में वो अमाउंट आ जाएगी। तो ये था प्रोसीजर इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने का कि टैक्स को, इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर इन शॉर्ट में बताना चाहूँ तो हम क्या करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस को पता करेंगे सबसे पहले। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे जिसके अंदर हेड्स ऑफ इनकम आ रही है ना, हेड्स आ रहा है, उसी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिडक्शन माइनस कर सकते हैं। ठीक है, डिडक्शंस ले ली, उसके बाद में हम क्या करेंगे, डिडक्शंस लेने के बाद में हमारी एग्जम्पशंस जो है वो ले लेंगे हम, कि कहीं एग्रीकल्चर इनकम है तो उसकी हमें एग्जम्पशन मिल जाएगी, है ना, कि पार्टली एग्जम्पशन है या फिर फुल्ली एग्जम्पशन है, वो हमें मिल जाएगी।
फिर हम स्लैब रेट्स के हिसाब से क्या करेंगे, हमारी टोटल इनकम निकाल लेंगे, ठीक है, स्लैब रेट्स अप्लाई करके। तो फिर हम क्या ले लेंगे, रिबेट ले लेंगे, है ना, और सरचार्ज, ठीक है, सेस हो जाएगा, हेल्थ एंड सेस हो जाएगा। तो ये सब अप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, सारी हमारी टैक्सेबल इनकम, टैक्स पेबल की हमारी इनकम निकल जाएगी, ठीक है। तो ये था प्रोसीजर कि हमें इनकम टैक्स को कैसे कैलकुलेट करना है। तो अब प्रोसीजर से रिलेटेड और कैसे हमें कौन कौन सी आइटम्स आती है, मतलब कि इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, तो लाइबिलिटी कैसे है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को ऐड ऑन किया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अरेंज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्रॉस टोटल इनकम को कंप्यूट करना, अप्लाई डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, कंप्यूट टोटल इनकम, अप्लाई टैक्स रेट, सरचार्ज एंड सेस। देखिए सरचार्ज, सेस, रिबेट, जो टैक्स रेट है ये तो सबसे लास्ट में ही आएगा, तो लास्ट में क्या है, डी, तो ये तो ऑप्शन वैसे भी नहीं आएगा। कंप्यूट करना है टोटल इनकम, डिडक्शन अप्लाई करनी है, ग्रॉस टोटल इनकम हमने कंप्यूट कर ली, तो ए सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद में डिडक्शंस को अप्लाई करना है या फिर हमें कंप्यूट करनी है टोटल इनकम, तो पहले हम क्या करेंगे, डिडक्शंस को अप्लाई करेंगे, तो बी आ जाएगा, सी और डी। ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। Under the new regime, financial year 2024 to 2025, rebate under section 87A is available if taxable income does not exceed. Taxable income कितनी exceed नहीं करनी चाहिए, न्यू टैक्स रिजीम पूछा है हमें, तो न्यू के अंदर कितनी है, 5 है या फिर 7 है, 6 तो नहीं है, 9 10 है, 5 होगी या 7 होगी, 5 हमारी कौन सी है, ओल्ड रिजीम के अंदर है, ठीक है, और 7 लाख कौन सी है, न्यू रिजीम के अंदर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 7 लाख के लिए हमें कितना वो रिबेट मिल रहा है, 25,000, ये क्या है, न्यू है, और जो ओल्ड है 5 लाख उसके अंदर कितनी मिल रही थी, 12,500, ठीक है। लाइबिलिटी टू पे इनकम टैक्स इन इंडिया डिपेंड्स अपॉन, हाँ ये इस चीज मैंने बताई थी पहले कि लाइबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिटीजनशिप पे, रेजिडेंशियल स्टेटस पे, एज ऑफ एसएससी पे, या फिर टाइप्स ऑफ इनकम पे। लाइबिलिटी डिपेंड करती है रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। तो इन सभी टॉपिक्स को इन डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इन डिटेल में हम पढ़ेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन सी एग्जम्पशंस हैं उनको भी इन डिटेल में हम पढ़ेंगे, डिडक्शंस को इन डिटेल में पढ़ेंगे। जितने भी की पॉइंट्स हमने किए हैं आज इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर, उन सभी को इन डिटेल में भी आगे पढ़ा जाएगा। हेड्स ऑफ इनकम को इन डिटेल में एक एक करके हम पढ़ेंगे। इसके अंदर थोड़ा मैंने ओवरव्यू सा दिया है कि हाँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है, हेड्स ऑफ इनकम। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ चीज़ समझ में नहीं आई देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट एंड आई विल ट्राई टू सोल्व दैट थिंग। ओके, थैंक यू।